जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 31 अक्टूबर टू 4 नवंबर के 2024 विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। काफ़ी टाइम बाद हमारी वीडियो बन रही है क्योंकि पीडीएफ ही बंद थी त्योहारों की वजह से। लास्ट जो मैंने आपको 30 अक्टूबर को जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स हैं A, C, C। ओके, और ये आपके प्रीलिम्स बेस्ड एज वेल एज मेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सारे के सारे PYQ हैं, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। और आप अपना आंसर कहाँ पे भेज सकते हैं तो टेलीग्राम में भेज सकते हैं, और PDF भी आपको इसकी यहीं पे मिल जाएगी। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और आज काफ़ी सारी टर्म्स हैं न्यूज़ में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने की, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पेशेंस ज़रूर रखिएगा क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ, आपको तो सिर्फ देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है साइक्लोन से रिलेटेड। तो उड़ीसा में 1999 में साइक्लोन आया था, उसको 25 साल कंप्लीट हुए, इसलिए न्यूज़ में था। जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था तो BOB-06, मतलब कि बे ऑफ बंगाल 06। ये एक सुपर साइक्लोन था जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर के आसपास थी, और ये उड़ीसा के कोस्ट के ऊपर लैंडफॉल किया था। अभी लैंडफॉल क्या होता है तो समझ लीजिए, कोई भी साइक्लोन होता है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो पानी के ऊपर फॉर्म होता है, ओशन के ऊपर फॉर्म होता है। और जब ये ज़मीन को टच करता है, लैंड को टच करता है, इस टच करने को बोलते हैं लैंड फॉल। क्योंकि जब वो पानी से दूर होगा ना, तब उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, तब उसमें नया मॉइस्चर आएगा नहीं, इसलिए उसको लैंड फॉल बोलते हैं। कि तब जब वो ज़मीन को टच किया तब से वो कमज़ोर हो जाएगा और तब से टूटना शुरू हो जाएगा। ये जो साइक्लोन आया था इसकी वजह से 9,000 जितनी जानें गई थी और लाखों लोग होमलेस हो गए थे। ओके, देखो सीखने वाली बात क्या है, ये जब से साइक्लोन आया ना तब से उड़ीसा ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है, और इतना अच्छा काम किया कि UN ने भी इसकी सराहना की थी, भाई उड़ीसा इज़ डूइंग वेरी वेल। साइक्लोन आया, वो क्यों आया था, तब क्यों इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई थी, तो IMD ने लगातार वार्निंग्स दी थी, हमने इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, अंडर एस्टिमेट किया कि साइक्लोन इतना सीवियर हो सकता है। हम इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने ट्रांसलोकेशन इतना नहीं किया, लोगों को इतना अच्छे तरीके से शिफ्ट नहीं किया, तो इसी सब वजह से हमारा नुकसान हो गया था। उसके बाद उड़ीसा ने क्या क्या स्टेप लिए, तो सबसे पहला, उड़ीसा ऐसा स्टेट बना जिसने अपने स्टेट में स्टेट लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी बना दी। इसका मेन फोकस क्या है, डिज़ास्टर है उसके सामने रिस्पॉन्स का। फिर ऐसा उड़ीसा ने मिशन बनाया, मिशन ज़ीरो कैजुअलिटी, मतलब ज़ीरो जाने जाए, एक भी जान ना जाए। हम शेल्टर्स को ठीक करेंगे, लोगों के लिए कोई भी फ्लड्स हो या साइक्लोन हो, ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है तो हम प्रिपेयर हों। और दूसरा, उड़ीसा ने कम्युनिटी सेंटर्ड एफर्ट्स लगाए कि ग्राम पंचायत को, वुमेन सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं, उन सबको एक साथ आप जोड़िए और उनको भी अवेयरनेस लाइए, एज वेल एज उनको अपने काम के साथ जोड़िए कि आप भी कैसे हमारे सहायता कर सकते हैं। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट को आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर पाओगे। अभी देखो कम्युनिटी सेंटर्ड एफर्ट है, आपको जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है या फिर हो सकता है, तो वहाँ आप अपने क्वेश्चन में, रिकमेंडेशन में लिखिए, वी शुड इंक्लूड कम्युनिटी सेंटर्ड एफर्ट्स इन आवर पॉलिसी बाई इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड वुमेन्स SHGs। बहुत ही अच्छा ये पॉइंट हो जाएगा। और इवन आप ये एथिक्स में भी यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि ये मिशन ज़ीरो कैजुअलिटी है। अब यूज़ कीजिए कि कैसे पॉलिटिशियंस ने एज वेल एज सिविल सर्वेंट्स ने मिशन ज़ीरो कैजुअलिटी ला के बहुत ही अच्छा काम किया। ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा, एथिक्स के पेपर में, बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और सेंटर ने क्या क्या रिस्पॉन्स लिए, इनिशिएटिव आफ्टर दैट साइक्लोन, तो हमने अर्ली वार्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम बना दिया, उसको इम्प्रूव किया कि हर 15 मिनट में वो इमेजेस रिलीज़ करेंगे कि साइक्लोन की कंडीशन क्या है। अभी भी आपको पता ही, आप न्यूज़ में देखते ही हो, लगातार आती रहती है, ठीक है, फ़ोटोज़। और फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया, उसके अंदर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज वेल एज डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड बनाया, जिसको हेड कौन करता है तो PM हेड करते हैं। ओके ग्रेट, ये सब हमने देख लिया। अभी साइक्लोन न्यूज़ में तो हमारा फ़र्ज़ क्या बन जाता है, साइक्लोन के ऊपर पढ़ लेना, ठीक है। GS1 में आपका ये पार्ट आता है और आप इसके पॉइंट्स को यूज़ GS3 में भी कर पाओगे। साइक्लोन क्या है तो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस अराउंड द लो प्रेशर एरिया, यही मेन आपकी डेफिनेशन बनेगी। समझा दूंगा मैं पूरा, और डेफिनेशन आप ना कायदे से मेरे अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए, IMD की या फिर NDMA की, वो गवर्नमेंट डेफिनेशन है तो वो ज़्यादा अच्छी है। क्लासिफिकेशन क्या क्या है साइक्लोन के, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो सकता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो सकता है, समझा देते हैं। ये देखिए, ये मैंने ना वीडियो बनाया था पर यार आधे में ख़त्म हो गया, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। समझ लीजिए ये अर्थ है, अर्थ में जो ट्रॉपिक्स हैं उस एरिया में जो भी आता है, कैप्रिकॉन से लेकर कैंसर तक जो भी आता है,
उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि ट्रॉपिक्स के एरिया में है। और ट्रॉपिक्स के बाहर जो भी आ रहा है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। इसके दूसरे भी नाम हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के, जैसे कि टेम्परेट साइक्लोन, या फिर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, या फिर फ्रंटल साइक्लोन, फ्रंटल, या फिर वेव साइक्लोन। बहुत सारे नाम हैं, सब इसके ही नाम हैं। और दूसरा, साइक्लोन को उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि सबसे पहले क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट। समझा देता हूँ, चलो ये सब हो गया, तभी नीचे ही समझते हैं हम। हाँ, ये लीजिए, समझ लीजिए कि ये ओशन है, ठीक है। लगातार ओशन में गर्मी पड़ रही है, ओशन में गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे गर्म एरिया ज़्यादा हो गया है। और जो हवाएं होती हैं वो कैसे ट्रैवल करती है, हवा ट्रैवल करती है, एक सेकेंड, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब कि ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर हवा ट्रैवल करती है। अभी ये जो ओशन था यहाँ पे क्या हुआ, वार्म हुआ ना, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, राइट, गर्म हो गया, लो प्रेशर। तो आजू बाजू के एरिया से जो भी हवाएं होंगी वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। कंपैरेटिवली बाजू वाला एरिया तो ठंडा है ना, तो सारी हवाएं यहाँ पे आएगी। और देखो ये हवा आ रही है तो क्या सीधी ही सीधी आएगी, डेफिनेटली नॉट। हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है कांस्टेंट, राइट। और कोई भी चीज़ घूमती है तो उसके ऊपर लगता है कोरियोलिस फोर्स, तो वो चीज़ जो सीधी भी आ रही है ना वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अभी क्या बताता हूँ कैसे हो जाएगा। आपने ना गार्डन में वो देखा होगा ना जो गोल गोल घूमता है। अभी समझ लीजिए एक बंदा यहाँ पे बैठा है, दूसरा यहाँ पे बैठा है, आप वो जब गोल घूम रहा है तो वो चालू सिस्टम है, तभी इसके सामने आप बॉल फेंकते हो तो होगा क्या, बॉल आपने भले ही सीधा फेंका है पर ये शख्स है वो तब तक यहाँ पे पहुँच गया होगा, तो होगा क्या, ये बॉल आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसा टर्न मार गया है। मतलब कि हवा सीधी ही आ रही है पर तब तक हमारी अर्थ की लोकेशन बदल गई होगी, तो आपको हवा कैसी लगेगी, हवा आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी कि आई इधर और टर्न मार गई, राइट। ये अपना ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लेना, कि आप खुद देख लेना कि आप जब वो गोल में बैठे हो तब आप कोई बॉल फेंक के देख लेना, तो आपको क्लियरली ऐसा दिखेगा कि ये ऐसे टर्न मार के गया पूरा का पूरा, और उल्टा टर्न होगा, ठीक है। ये आपका ये जो है वो ऐसे अगर घूम रहा होगा ना तो आपको टर्न ऐसे दिखेगा, उसका थोड़ा सा उल्टा। सेम कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है अर्थ के ऊपर, तो जो हवा होती है वो भी हल्की हुई घूमती हुई आती है, ठीक है। एक्चुअली हवा नहीं घूम रही है, घूम अर्थ रही है, बट हम तो यही बोलेंगे कि हवा घूम गई। तो यही होता है, देख लीजिए ये लो प्रेशर एरिया है बीच में, और हवाएं जो आ रही है ना वो हल्की हल्की घूमती हुई हमें मिल रही है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ओके। और घूमती हुई आ रही है तो क्या होगा भाई, साइक्लोन क्रिएट होगा, राइट। ये सारी की सारी अगर घूम रही है तो सारे साइक्लोन क्रिएट करेंगे ना। यार मैंने उल्टा घुमा दिया यार, सारे ऐसे गोल गोल साइक्लोन क्रिएट कर देंगे। क्लियरली देखो घूमने वाला सिस्टम हम समझ लें तो वो क्या रहा है, यहाँ से जो हवा आ रही है वो ऐसे घूमी, फिर यहाँ से जो आ रही है वो ऐसे घूमी, यहाँ से जो आ रही है सेम वो ऐसे घूमी, सेम हर जगह हो रहा है, ठीक है ना, हवाएं घूम रही है। तो आपको ये दिख रहा है हल्का हल्का साइक्लोन होता हुआ, कि पूरा का पूरा क्या होगा, इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये देखो पूरा दिशा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसी हवा घूम रही होगी, ठीक है, और हमारा साइक्लोन घूमना शुरू कर देगा और उसने रफ्तार पकड़ना शुरू कर लेगा। ग्रेट। अभी देखो होता क्या है कि ये जो रफ्तार पकड़ रहा है उसकी भी कोई ना कोई स्पीड होती है, राइट। तो शुरुआती फेज़ में ये शुरू एकदम स्टार्ट हो रहा था जब लो प्रेशर है, सॉरी, तो उसको हम लो प्रेशर बोलेंगे, तब उसकी स्पीड होगी ना वो सिर्फ 31 जितनी होगी। मतलब तब जो हवा आ रही है ना वो 31 की स्पीड से ही आ रही है। उसके बाद और हवा तेज़ हो जाएगी, 49 तक हो जाए तो उसको हम डिप्रेशन बोलेंगे, और तेज़ हो जाए 61 तक तो डीप डिप्रेशन बोलेंगे। फिर साइक्लोनिक स्ट्रॉम, फिर सीवर साइक्लोनिक, वेरी सीवर, एक्सट्रीमली सीवर और सुपर साइक्लोनिक। जो उड़ीसा में यहाँ पे आया था वो सुपर साइक्लोनिक ही था, ओके। और ये जैसे जैसे बढ़ जाता है ना उसके अकॉर्डिंग आईएमडी वाले अलर्ट्स भी इशू करते हैं। सबसे नीचे होता है ग्रीन कि कोई दिक्कत नहीं है भाई चिल कीजिए, फिर होता है येलो कि यार थोड़ा अलर्ट लीजिए, आपके यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है, अलर्ट रहना है। फिर होता है ऑरेंज कि भाई आने वाला ही है, प्रिपेयर भी रहिए। और फिर होता है रेड कि भाई आ ही गया, अभी तो आप कुछ भी कर लीजिए, आ ही रहा है, अपने आप को संभाल लीजिए, घर बंद कर दिए एट्सेट्रा। ये सब वार्निंग के कुछ कुछ नोटिफिकेशन होती है कि आपको क्या करना है। और ये आपका
होमवर्क है कि आप खुद देख लोगे आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, स्पीड के अकॉर्डिंग ही हमने देख लिया, कैसे फॉर्म होता है वो भी हमने देख लिया। अभी फॉर्म होने की कुछ कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि क्या फेवरेबल कंडीशन है। सबसे पहला जो टेम्परेचर है ना, जो लो प्रेशर मैंने बताया ओशन में, ये 27 सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। फिर कॉरियोलिस फोर्स होनी ही चाहिए। यस, कॉरियोलिस फोर्स होगी तभी तो घूमेगा, वरना तो घूमेगा ही नहीं, और घूमेगा नहीं तो साइक्लोन बनेगा नहीं। फिर वर्टिकल विंड है ना, जो मतलब कि जो मैंने बताया ये, हाँ ये यहाँ पे आ जाइए। ये देखो हो क्या रहा है, सारी हवाएं नज़दीक तो आ गई है लो प्रेशर की ओर। फिर क्या हो रहा है, ये सारी हवाएं जाएंगी कहाँ पे, ऊपर जाएंगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर जा रही है। और ये ऊपर जाते जाते जैसे ऊपर जैसे जाती जाएगी क्या होता जाएगा, ठंडी होती जाएगी। मतलब जो वर्टिकल विंड है ऊपर जा रही है उसमें वेरिएशन है। नीचे तो ये वार्म है बट ऊपर ये कोल्ड है। इससे क्या होगा, कोल्ड हुआ है तो अगेन क्या होगा, नीचे गर्म है, लो प्रेशर है, ऊपर अगर हाई प्रेशर हो रहा है तो ये हवा कहाँ जाएगी, वापस इधर ही आएगी। तो इसको वापस बूस्ट मिलेगा और तेज़ी से घूमने वाला, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लीजिए ये हवा यहाँ पे वहाँ पे आ रही है और इसको तेज़ करती जा रही है, ठीक है, ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, धीरे धीरे तेज़। इसी को बोलते हैं वर्टिकल विंड में वेरिएशन होना। और दूसरी भी कंडीशन ऐसी है कि अपर एयर जो भी हो ना उसमें डाइवर्जन हो। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, देखो कन्वर्जेंस मतलब कि दोनों का बाजू में आना, कि कन्वर्ज कर रहे हैं। डाइवर्जन मतलब दूर जाना। सेम तभी तो होगा ना, देख लीजिए कि ये हवा ऊपर गई और यहाँ से देखो डाइवर्ज कर गई, डाइवर्स हो गया दोनों के दोनों, एक लेफ्ट एक राइट, और दोनों फिर नीचे जाएंगी और इसको ही बूस्ट करेंगी। तो डाइवर्जेंस भी ज़रूरी है अपर एयर में। ओके, यहाँ पे आ जाइए वापस, कहाँ तक थे हम, हाँ। तो अपर एयर में डाइवर्जेंस ज़रूरी है और एट लो प्रेशर तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। लो प्रेशर होगा तभी तो शुरुआत है। अभी देखो इसी के ऊपर से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2015 में कि साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में क्यों नहीं बनते हैं साइक्लोन, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ठंडी जगह है ना, ठंडी जगह है तो लो प्रेशर होगा नहीं, लो प्रेशर नहीं होगा तो साइक्लोन बनेगा नहीं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये यूपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया है, ठीक है। अभी साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन में हम साइक्लोन ही बोलते हैं। जापान चाइना बाजू चले जाएँ तो उसको टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया बाजू चले जाएँ तो विलीज बोला जाता है। और अमेरिका यूरोपियन बाजू अटलांटिक ओशन की बाजू हरिकेन्स बोला जाता है। ओके, अभी आगे देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। वैसे तो आपने पूरा देख लिया है कैसे फॉर्म होता है, ये सब ट्रॉपिकल ही था। दूसरा ना आप पढ़ लोगे ये कैसे हो रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो साइक्लोन है ना, ये अगर फॉर्म हो रहा है तो इसकी जो आई होती है ना, मतलब समझ लीजिए कि ये साइक्लोन है पूरा का पूरा, ऐसे होगा इसका फॉर्म। अभी जो एकदम सेंटर होता है ना, सेंटर को हम बोलते हैं आई। अब इसी आई की थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि जो आई होती है वहाँ पे यूजुअली जो कंपेरेटिवली उसके आजू बाजू के एरिया से आप कंपेयर करोगे तो यूजुअली उसका जो वेदर है वो फेयर रहेगा और काम रहेगा। मतलब आई के यहाँ पे वेदर थोड़ा सा काम रहेगा कंपेरेटिवली, ठीक है। और यहाँ का जो सरफेस प्रेशर है ना वो लोवेस्ट रहेगा। यस, लो प्रेशर मतलब जो लो प्रेशर बन रहा है तभी ऊपर सब साइक्लोन फॉर्म हो रहा है ना, तो जो आई है वहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा, मतलब सबसे लो प्रेशर होगा, तभी तो सारी की सारी एयर वहाँ पे आई की ओर जाएंगी, क्योंकि एयर ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए आई की ओर जाएंगी सारी की सारे। और यहाँ पे वार्मेस्ट टेम्परेचर होगा। यस, जितना गर्म उतना ज़्यादा लो प्रेशर ना, अगर लो प्रेशर ज़्यादा है तो वो एरिया गर्म है ही है, और वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आई है वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है तो सही है कि गलत है, गलत है। वहाँ पे गर्म रहता है, गर्म रहेगा तभी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा और तभी एयर जो होगी वो डिसेंड करेगी नीचे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही गया था कि क्या ऐसा होता है कि जो आई का टेम्परेचर होता है वो ठंडा रहता है, तो बोला नहीं, आई का जो टेम्परेचर होता है वो 10 सेल्सियस जितना भी गर्म हो सकता है, बट यूजुअली ये 1 से 2 सेल्सियस जितना गर्म होता है। यही यूपीएससी ने पूछा था 2020 में। ओके, तो देख लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बता दिया है, लैंडफॉल ये सब भी बता दिया है। बाकी आपका रहता है टेम्परेट साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। 3 टाइप के साइक्लोन हैं हमारे पास, एक है ट्रॉपिकल, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है एंटी। अभी देखो दोनों ओवरलैप भी करते हैं, बट हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फ़र्क है। अभी देखिए ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका नाम ट्रॉपिकल है इसलिए ट्रॉपिक में फॉर्म होता है, जबकि
टेम्परेट एज वेल एज एंटी साइक्लोन जो है ना वो ट्रॉपिक के बाहर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ना एक काम कीजिए, ये एंटी साइक्लोन है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में कर लेना है, पूरा का पूरा कहीं से भी देख लीजिए, पर एंटी साइक्लोन आप खुद पढ़ लेंगे। टेम्परेट में खुद बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आपके पास भी काम रहे और मेरा वीडियो भी थोड़ा कम हो जाए। टेम्परेट साइक्लोन दोनों का भाई ओरिजिन तो अब हमें पता चल गया कि ये गर्मी की वजह से, और जो टेम्परेट होता है ना वो फ्रंटोजेनेसिस की वजह से होता है। फ्रंटोजेनेसिस क्या है, फ्रंट क्या है सबसे पहले तो देखो, वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों जहाँ पे कोलाइड करती है ना, दोनों जहाँ पे कन्वर्ज करती है, उस एरिया को हम बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। वार्म एयर और कोल्ड एयर जिस एरिया में कोलाइड करेगी उसको हम बोलेंगे फ्रंट। अब इस फ्रंट के भी टाइप हैं कि अगर ज़्यादा ठंडा वाला है तो वो कोल्ड फ्रंट, गर्म है तो वो वार्म फ्रंट, दोनों स्टेशनरी है, दोनों मिक्स में है तो स्टेशनरी फ्रंट। और समझ लीजिए कोई एक फ्रंट, मतलब कोई एक कोल्ड फ्रंट जैसे समझ लीजिए कोल्ड वाला है, वो इतना पावरफुल है कि जो वार्म फ्रंट आ रहा था ना उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकता है, ज़मीन से उसका कनेक्शन ही नहीं रहने देता है, कि पूरा ज़मीन से ऊपर उठा लेता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट, ओके। और ये फ्रंट वाली जो भी फ्रंट क्रिएट होने की बात है उसको हम बोलेंगे फ्रंटोजेनेसिस, की फ्रंट हो रहा है। दूसरा क्या क्या फ़र्क है ये सब आप देख लेना, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो सर्कुलेशन साइकिल है वो टेम्परेट की और ट्रॉपिकल की दोनों की सेम रहती है, जबकि एंटी साइक्लोन की अलग होती है, ठीक है। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज ये घूमते हैं और साउथ में क्लॉकवाइज घूमते हैं। नॉर्थ साउथ किसका मैं बात कर रहा हूँ, तो अर्थ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो इक्वेटर के नॉर्थ में है वो एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में है वो क्लॉकवाइज, ओके। और टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों एक जैसे ही होते हैं घूमने में, जबकि एंटी साइक्लोन उल्टा घूमता है, मतलब कि वो नॉर्थ में क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन, ओके। बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार अभी के लिए, बट ठीक है। अभी देखो दूसरा भी सेम टू सेम बहुत समझने वाला है। क्या बोला है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रो जेट। भाई क्या चीज़ है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर के आजू बाजू एक पावरफुल विंड गुजरता है आइनोस्फीयर के एरिया में, उसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रो जेट, ओके। समझ गए, मैग्नेटिक इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल इक्वेटर की नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर जियोग्राफिकल इक्वेटर अलग अलग होते हैं, ये पहले भी मैंने समझाया था, आज हम फिर से समझ लेंगे, ओके। इन शॉर्ट ये क्या है, इलेक्ट्रोजेट क्या है, तो उस एरिया में ये एक फास्ट फ्लोइंग विंड करंट है जो कि घूम रहा है, ओके। ये 100 किलोमीटर 100 एल्टीट्यूड के 100 एल्टीट्यूड ऊपर होता है, और इसकी जो विड्थ है वो 600 किलोमीटर जितनी हो सकती है, ओके। चलिए देख लेते हैं अभी चीज़ क्या है, ओके। सबसे पहले मैग्नेटिक इक्वेटर समझ लीजिए तो आपको जगह समझ जाएगी, जगह क्या है। बाकी बस वही है कि विंड घूम रही है और इतनी तेज़ विंड है, आइनोस्फीयर में ये घूम रही है, तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमती है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, फिर नेविगेशन सैटेलाइट होती है उसके ऊपर भी पड़ेगा, फिर कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और जो जेट घूमता है, इलेक्ट्रोजेट घूमता है, वो किस बाजू से घूमता है, तो ईस्टवर्ड घूमता है ड्यूरिंग डे, और रिवर्स हो जाता है, मतलब वेस्टवर्ड घूमता है ड्यूरिंग नाइट। और ये हमें कहाँ से पता चल जा सकता है, ये घूम रहा है, तो भाई ग्राउंड से भी पता चलेगा और स्पेस से भी पता चलेगा। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो ये जियोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो अर्थ की, उसको इंटेंसिफाई करता है और डिस्ट्रप्शन करता है ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग में, ये वो। ऐसा समझ लीजिए ना, बहुत तेज़ हवाएं हैं जो कि स्पेस में घूम रही है, तो जो और कुछ भी स्पेस में होगा उसको ये नुकसान करेगा ना, यस कर रहा है ये, दैट्स इट। इसकी आप दिशा याद रखिएगा, डे के दौरान ईस्टवर्ड, नाइट के दौरान वेस्टवर्ड, ओके। अभी ईस्ट वेस्ट क्या है भाई, तो इस बाजू ईस्ट हो जाएगी ये दिन के दौरान, और ये हो जाएगी वेस्ट रात के दौरान, ठीक है, ओके। चलो अभी मैग्नेटिक इक्वेटर समझ लेते हैं। अगेन यार कॉन्सेप्ट बड़ा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट व्हाट शुड आई डू, समझाना ज़रूरी है। बाकी चाहूँ तो मैं ऐसे ही उड़ा सकता हूँ कि भाई ऐसा होता है कुछ, आप खुद समझ लेना। देखिए अभी जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ तो आपको पता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। बीच में जो हो रहा है 0 डिग्री पे वो इक्वेटर, ऊपर कैंसर, नीचे कैप्रिकॉन, और फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ये सब आपको पता है, राइट। पर क्या ये नॉर्थ साउथ एक्चुअली नॉर्थ साउथ है, नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखो हर एक चीज़ की ना एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेट तो आपको पता है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। ये हमने जो बनाया ना वो तो ऐसे ही हमने बना दिया है, जियोग्राफिकली बना दिया है कि ये ऊपर ये नीचे, बट मैग्नेटिकली कैसा है, तो जो हमारा अर्थ है ना उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिवर्स है। ये हमारा नॉर्मल है जियोग्राफिकल, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे। और ये जो हमारा है ना
वो मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक भी मतलब से हम क्या बोलेंगे, जो आप अपना ये क्या होता है कंपस होता है ना, वो एक्चुअली मैग्नेट की ओर पॉइंट करता है। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो वो ये हमारा जो साउथ पोल है ना, वो एक्चुअली हमारा नॉर्थ पोल है, उल्टा है। और जो नॉर्थ पोल है वो हमारा साउथ पोल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम रहेगी? डेफिनेटली नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जहाँ पे पावर है वो भी बदल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे चेंज होता रहता है। अभी के लिए कहाँ पे है, तो अभी के लिए ये हमारा, अगर हम अर्थ बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कनाडा बनता है। अभी के लिए जो हमारा नॉर्थ पोल है ना, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो इस कनाडा के एरिया में है। कनाडा में कौन सी जगह भाई? तो इलिसमर करके, जो मैंने ऊपर लिखी है ना, वो इलिसमर करके जगह है, वहाँ से हमारा नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ में है। जो मैग्नेट होता है उसमें भी होता है ना कि ये वाला नॉर्थ और नीचे वाला एरिया जो है वो साउथ। ये पेन बदल जाए भाई, साउथ, नॉर्थ साउथ, सेम अर्थ का नॉर्थ साउथ अभी के लिए यहाँ पे है। क्या ये चेंज हो सकता है? यस, ये चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, पर कितना टाइम लगता है? हज़ारों साल लगते हैं, तब जाके चेंज होती है। ठीक है, अभी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये एलिसमर कनाडा के यहाँ पे हमारा नॉर्थ पड़ रहा है, और एंटार्क्टिका के एरिया में यहाँ पे हमारा साउथ पड़ रहा है। तो इसका भी कुछ इक्वेटर होना चाहिए ना, अगर नॉर्थ साउथ है तो इक्वेटर भी होना चाहिए। यस, तो इसका हम इक्वेटर निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही। जियोग्राफिकल होता है वो तो सीधा होता है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाता जाएगा। और ये भी क्या होगा? ये भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और अगेन ये इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर कहाँ से पास होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर, यही हमारा चीज़ है, मैंने पहले भी बताया था। ये इक्वेटर यहाँ पे नहीं लिखा है, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इक्वेटर है ना, वो इंडिया से भी पास होता है, यहाँ से भी पास होता है। हमारी ना चिदम्बरम टेम्पल आपको पता होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चिदम्बरम टेम्पल वहाँ से पास होता है। फिर थुम्बा, हमारा जो लॉन्चिंग साइट है थुम्बा, वहाँ से पास होता है। फिर ये चिदम्बरम टेम्पल कहाँ पे है? तो तिरुनुवेली में है। तिरुनुवेलु, या मुझे यार स्पेलिंग ध्यान नहीं है, तिरुनुवेलु क्या है, तिरुनवेली या फिर तिरुनवेलु, वहाँ से ये निकलता है। तो इंडिया से ये पास होता है। नॉर्मल इक्वेटर नहीं होता है, बट मैग्नेटिक इक्वेटर इंडिया से पास होता है, क्योंकि ये हल्का सा ऐसा है ना, टेढ़ा मेढ़ा नीचे वाला, इसलिए इंडिया से पास होता है। अभी एक और चीज़ समझते हैं, मैग्नेटिक डिप क्या होता है। ये इक्वेटर तो हमने समझ लिया, राइट। और जो हम कंपस देखते हैं ना, कंपस को समझ लीजिए, मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा है। कंपस मतलब जो दिशा दिखाता है हमें, नॉर्थ साउथ, और जो उसमें एक निडल होती है ना, जो हमेशा हमें नॉर्थ की ओर पॉइंट करेगी, ये हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करती है। पर ये तो 2D है ना, ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ। अभी आप इसको साइड से देखिए, साइड से ऐसा कुछ आपको कंपस दिखेगा, ये मैं साइड से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे निडल है। हो सकता है ना कि जो मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, मतलब ऐसा सीधे में दिखा रहा है, ऊपर नीचे तो दिखाई नहीं रहा ना। मेरे जो सर के ऊपर और पैरों के यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो नहीं दिखा रहा है, राइट। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा पावर हो, या फिर हो सकता है ऊपर ज़्यादा पावर हो, पर ये सोई वो कांच तोड़ के ऊपर नीचे तो नहीं दिखा सकती है। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उसके पास तो जो कंपस होता है ना, वो चारों बाजू दिखाता है, ऊपर नीचे भी दिखाता है, तभी आप वास्तुशास्त्र से अपना घर बना सकते हैं। पर हमारा नहीं दिखा सकता है, इसीलिए इसको हम मैग्नेटिक डिप बोलेंगे। ये समझ लीजिए कि ये अपनी सुई है, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकती है, इसलिए जो उसके बीच में जो गैप बन रहा है, समझ लीजिए कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी नीचे, पर वो नीचे तो नहीं फॉर्म कर सकता है। तो ये जो बीच में आपका जगह बन गया ना, उसको ही हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिप। डिप मतलब कितनी बीच में आपका कोना बन गया, कितने का आपका एंगल बन गया, वो है आपकी मैग्नेटिक डिप। अब ये मैग्नेटिक डिप नीचे की बाजू है तो डिक्लिनेशन एंगल, और ऊपर की बाजू है तो इंक्लिनेशन एंगल, दैट्स इट। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इक्वेटर पे कितनी रहेगी? 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर है ना, 0 डिग्री होता है इक्वेटर। और पोल्स के बाजू कितनी रहेगी? ये सीधी जिस घड़ी है, सीधी सुई है, पोल्स की बाजू कितनी रहेगी? तो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा ना पोल्स के बाजू, तो दोनों में। तो पोल्स के बाजू मैग्नेटिक डीप 0 रहती है, 90 डिग्री रहती है, जबकि इक्वेटर की ओर 0 रहती है। समझ गए आप पूरी तरीके से? यार समझना चाहिए, क्योंकि इससे आसान तरीके से मैं नहीं बता सकता हूँ। और समझ लीजिए
कि इक्वेटर पे 0 है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, मतलब समझ लीजिए कि अर्थ है, ठीक है, अगर इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये 0 एंगल है, तो हल्का सा मैं ऊपर चला जाऊँ कैप्रिकॉन की ओर, या सॉरी कैंसर की ओर, तो ये हल्का सा कुछ डिप बनाएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन एंगल बनाएगा ना, यस। तो इसी को हम वो इंक्लिनेशन एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे वही न्यूज़ में है हमारे, मतलब वही क्वेश्चन में आता है कई बार। देख लीजिए, अभी ऊपर देख लेते हैं मैग्नेटिक डिप। तो भाई मैग्नेटिक डिप इक्वेटर के यहाँ पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 रहती है क्योंकि निडल हैज़ नो डिप एट दिस पॉइंट। यस, मैंने बता दिया, वहाँ पे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। फिर मैग्नेटिक इक्वेटर फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता है, यस। और इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर सर्कल में है, जबकि ये 0 डिग्री लेटीट्यूड पे ऊपर फिक्स्ड है। ये हटा दीजिए, ठीक। मैंने आपको जो बताया ना वही मेन जानने का था। ये देख लीजिए, हमको बताया है ये जो पिंक दिख रहा है ना, ये हमारा नॉर्मल इक्वेटर है, सीधा का सीधा एकदम लाइन में। जब जो आपको ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना, वो जियो मैग्नेटिक इक्वेटर है। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, वो हल्का सा चेंज होता है ना, इसीलिए देखो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये इंडिया से पास होते हुए निकल रहा है। मैग्नेटिक इक्वेटर चेंज होता है, हो सकता है कई बार मैग्नेटिक इक्वेटर इतना ऊपर भी आ सकता है और कई बार इतना नीचे भी जा सकता है, फील्ड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। गॉट इट। अब दोनों टर्म समझ गए हो। सबसे बड़ी टर्म थी, देखो इसको समझाना अपने आप में थोड़ा हार्ड टास्क है, बट आप समझ गए हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए हो, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में बताया है। अगर आपको पसंद आया तो मुझे बताना ज़रूर, ताकि मुझे रियलाइज़ हो जाए कि येस आई डिड अ गुड वर्क। एंड अगेन आपको सिर्फ कमेंट करना है, मुझे पूरा सब बताना है, तो इतना आप कर सकते हैं यार, आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा थोड़ा। चलिए अभी आगे देखते हैं, अभी थोड़ा हम तेज़ जाएंगे, अभी थोड़ा न्यूज़ में ईजीनेस है। तो भाई COP26 CBD का चल रहा है, ठीक है। उसमें रिसेंटली मीटिंग में इंडिया ने अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी ऑफ एंड एक्शन प्लान लॉन्च किए हैं फॉर 2024-23। ग्रेट। अब ये CBD चल रहा है। CBD का बैकग्राउंड क्या है भाई, CBD मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट, रियो समिट। वहाँ पे हमने 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। एक बनी थी UNFCCC, जो कि क्लाइमेट चेंज को देखती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। फिर एक बनी थी हमारी UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब रेगिस्तान होने से बचाना। ये क्लाइमेट को बचाता है, ये लैंड को बचाता है, रेगिस्तान नहीं होने देना। और तीसरा हमने बनाया था UNCBD की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। ये तीनों 1992 में बनाए हमने अर्थ समिट के दौरान। और इन्हीं की मीटिंग होती है ना, उसको हम COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यहाँ पे CBD की 16वीं मीटिंग हो रही है, तो हम बोल रहे हैं COP16 ऑफ CBD। और इसमें इंडिया ने अपने टारगेट लॉन्च किए हैं कि हम क्या क्या करेंगे फॉर बायोडाइवर्सिटी। UNFCCC में जो हमने टारगेट लॉन्च किए ना, वो हमारे वो है, वो जो पंचामृत हम नहीं बोलते कि भाई 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे हम, वो सारे के सारे हमारे UNFCCC के दौरान आए हैं। COP26 UNFCCC की COP26 हुई थी ना जो समिट ग्लासगो में, वहाँ पे हमने वो बताया था, ग्लासगो। और अभी हम ये जो बायोडाइवर्सिटी के टारगेट लेके आए हैं, वो हम कंबोडिया वाली जो मीटिंग हो रही है, सॉरी कोलंबिया वाली जो मीटिंग हो रही है, उसमें बताए हैं। ओके, क्या क्या टारगेट है। सबसे पहले 2030 तक हमारे टारगेट है। ओके, ये सारे के सारे टारगेट जो है ना, वो एज पर इन अलाइन विथ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग हमने है। ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल है ना, वो ग्लोबल फ्रेमवर्क है कि कैसे हम काम करेंगे। 23 हमने बायोडाइवर्सिटी टारगेट लगाए हैं। सारे के सारे आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस ये याद रखिए कि इंडिया कुछ ऐसा लेके आया है। ओके, मेन फोकस क्या रहेगा, सस्टेनेबल यूज़ करना है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना है, एसेट्रा। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे भाई सेंट्रल एजेंसीज़ के वही काम को, जैसे कि ये जो हमने बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई है, उसमें भी 3 स्टेजेस है ना, ये हमने लास्ट ही कवर किया था, जो 30 अक्टूबर वाला की देखा ना, उसमें ही हमने बात की हुई है कि नेशनल लेवल पे एक बॉडी है नेशनल अथॉरिटी, फिर स्टेट लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। कल का वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, मतलब 30 अक्टूबर वाला वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, वहाँ पे हमने ये होलिस्टिकली बात की हुई है। ओके, बाकी सब नॉर्मल है कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, फिर
ग्लोबली जो ऑलरेडी अवेलेबल है पार्टनर्स, उसके साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। ओके, ये फाइनेंस इनिशिएटिव है, यूएनडीपी का इनिशिएटिव है और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर बनाया था। फिर हम और चीज़ें लेके आएंगे जैसे कि ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन फंड, पेमेंट इकोसिस्टम सर्विसेज एसेट्रा। ये सब आपको वैसे पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है, सिर्फ मेन फोकस यही है कि 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट हमने बनाया है, ठीक है। और इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगेन ये भी थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है बट कर लेंगे। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान 10 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने लेके आ गए हैं फॉर केरला। अब ये क्या होता है, तो देखो ओशन के यहाँ पे जो भी कोस्टल एरियाज़ है ना, उसको कैसे मैनेज करना, उसको कैसे डेवलपमेंट करना, वो सब मैनेज हम करते हैं बाय कोस्टल जोन मैनेजमेंट। इसीलिए हमने इनके जो एरियाज़ है ना उसको डिमार्केट किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में, 1 2 3 4। इसमें हम जोनिंग कर देते हैं कि भाई ये जो एरिया है ना वो नो डेवलपमेंट जोन है, वो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, बता ही देते हैं, मैं नीचे आपको बता दूंगा। फिर इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन करना चाहिए एसेट्रा एसेट्रा। ओके, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, ध्यान देना, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, क्योंकि कोस्ट की बात है, पूरा का पूरा कोस्ट वही देखेंगे ना कि कौन सा एरिया किधर तक हो सकता है, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर लिमिट होती है हमारी। ओके, इसमें हम अंडमान और निकोबार को नहीं देखते हैं, ओके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और इसलिए। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है, वो कौन से एक्ट के थ्रू कर रहा है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये जो हम जोन बना रहे हैं ना कि भाई कोस्टल एरिया में अलग अलग जोन हमने बना दिए, इसमें भी अलग अलग अथॉरिटी हमने मारी है। कैसे जोन कैसे है, सबसे पहले यही देख लीजिए, सबसे पहले अथॉरिटी देख लीजिए। चलो यहाँ पे अथॉरिटी देख लेते हैं। 4 जोन हमने बनाए, ठीक है, CRZ मतलब जोन 1 2 3 4। अभी जो 1 है ना, ये बीच वाला देख लीजिए, 2 और 3 है ना, इसको रेगुलेट करता है स्टेट। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा कलर दिखेगा, स्टेट। और जो 1 और 4 है इसको रेगुलेट करता है सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, क्लियरेंस दोनों इस तरीके से देंगे। ऊपर हटा बल बोल दे रहा है तो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये हम जोन बना रहे हैं इसमें भी क्या फ़र्क है भाई, सबसे पहले 2 और 3 समझ लेते हैं। तो जो भी जोन है कोस्टल जोन है, वहाँ पे अगर कोई अर्बन एरिया डेवलप्ड है तो वो जोन 2 में आएगा। और जोन 3 में क्या आएगा कि भाई कोई एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन 2161 से ज़्यादा है तो वो जोन 1 में आएगा, और उससे कम है तो वो जोन 2 में आएगा। और उसका भी एरिया है कि ये 50 मीटर तक रहेगा और यहाँ पे 200 मीटर तक रहेगा, नो डेवलपमेंट जोन। ओके, थोड़ा सा देखो रट्टाबाजी है यहाँ पे और आपको करना ही पड़ेगा। और फिर जोन 4 को देख लेते हैं। 2 3 आप समझ गए, ठीक है, 2 में सिर्फ अर्बन एरिया है और 3 में हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन है इतने एरिया में, तो नो डेवलपमेंट जोन है, मतलब यहाँ पे आप कुछ डेवलप्ड नहीं कर सकते हो। ओके, ये ए भी हो जाएगा। फिर जोन 4, तो ये वाटर एरिया है, जो पानी वाला एरिया है ना, वो जोन 4 में है। और अभी लास्ट देखते हैं हम जोन 1 में भी ए भी है। सबसे पहला है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, कि जो एरियाज होते हैं ना मैंग्रोव, कोरल रीफ, वो सब आएगा जोन ए में, मतलब CRZ 1A में। और 2 में आएगा आपका टाइडल जोन। टाइडल क्या होती है, हाई टाइड लो टाइड होती है ना, कि पानी अगर यहाँ पे है, ये लो टाइड है, हाई टाइड मतलब यहाँ तक पहुँच जाता है जब ज़्यादा पानी आता है, तो ये अपना हाई टाइड हो गया, ये लो टाइड हो गया। ओके, डन। तो लो टाइड हाई टाइड से हम जोन 2B को देखते हैं, और जो अपनी बायोडाइवर्सिटी उसको जोन ए में डालते हैं, 1A में। यहाँ पे ये फ़ोटो भी डाला हुआ है बट फ़ोटो कंफ्यूजिंग है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए पानी वाला एरिया जोन 4, फिर ये जो कोरल रीफ अपना या फिर बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है वो जोन ए। फिर जोन बी के अंदर जो अर्बन एरिया हमने डेवलप कर लिया है वो वाला जोन बी के अंदर। और सी के अंदर जो एरिया डेवलप्ड है कोस्ट के यहाँ पे, उसमें पॉपुलेशन वो देखेंगे। ये कन्फ्यूजन है, उससे समझ नहीं आएगा, मेरा वाला नोट्स ही देखना, वो थोड़ा मैंने ईजी किया हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि इतने फीट तक, इतने फीट, कहीं भी हो सकता है जोन ए यहाँ पे हो क्योंकि यहाँ पे अगर मैंग्रोव हो, और हो सकता है कि डेवलपमेंट जोन यहाँ पे हो तो वो यहाँ पे हो, डिपेंड्स ऑन कहाँ पे कौन सी डाइवर्सिटी है। डन। यहाँ पे भी देख लीजिए, इसीलिए बस फोटो डाला कि अलग अलग हो सकता है। देखिए कि यहाँ पे जोन 3 पहले आ रहा है, बी बाद में, ए उसी के साथ, तो हो सकता है। मेन आप जो ये नोट्स है ना, इसको याद रखेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, अभी चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा था, हाँ ये आपने देख लिया है, सेम टू सेम चीज़ ही मैंने आपको नोट से बताई है। आगे देखते हैं।
न्यूज़ में क्यों था? तो केरला वाले जो बना रहे हैं ना अपना कोस्टल रेगुलेशन प्लान, इसीलिए न्यूज़ में था। ग्रेट। फिर भाई ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम, अगेन फिर से ये थोड़ी सी टर्म है और यार हार्ड है, मैं क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा। ब्लैक होल आपको पता है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? तो स्पेस में कोई ऐसी जगह है जो सब कुछ अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले रही है, सबको अपने अंदर खा जाएगी। इतनी इसकी ग्रेविटी पावरफुल है कि इसके आसपास से कोई भी पास नहीं हो सकता है। इवन लाइट होती है ना, लाइट भी इसके थ्रू नहीं जा सकती है, वो अंदर घुस जाएगी। और ये एकदम काला होता है, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे ब्लैक होल है। तो आप बोलोगे हमें कैसे पता चला यहाँ पे ब्लैक होल है, फिर अगर दिखता ही नहीं है तो होता क्या है कि समझ लीजिए कि ये ब्लैक होल है, ठीक है। अभी लाइट भी इसके अंदर घुस जाती है ना, तो समझ लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है और अचानक से यहाँ पे एंड हो गई। सेम ये हर तरफ से ऐसा हो रहा है कि एंड हो जा रही है। तो लाइट जहाँ पे एंड होती है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली बाउंड्री बन जाती है। ऐसा होगा ही ना, समझ लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एंड हो रही है यहाँ पे लाइट, तो ऑटोमेटिकली ये देखो गोल बन गया ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल खुद नहीं दिखेगा। ग्रेट। अब ये जो बॉर्डर बन जा रही है ना, सरफेस है उसका, ब्लैक होल का सरफेस, उस सरफेस को ही हम बोलते हैं इवेंट होराइजन या फिर इवेंट होराइजन। होराइजन क्या होता है? जो अर्थ का एकदम एंड होता है, हमें जो दिखना बंद होता है, वो होराइजन। और यहाँ पे ब्लैक होल का जो एंड है उसको हम बोलेंगे इवेंट होराइजन, उसका जो सरफेस है उसको, ठीक है। सबसे पहली बार हमने ब्लैक होल को कब देख लिया था, उसका फोटो कब हमने लिया था? तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ही, जो उसका एंड है वही उसी का नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से लिया था। कौन सा ब्लैक होल हमें देखने को मिलता है? तो जो गैलेक्सी है M87, वहाँ पे हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलता है, ठीक है। कितना दूर है? 55 मिलियन लाइट्स अवे दूर है, याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बट क्या याद रखना है? तो इवेंट होराइजन आपको याद रखना है और ब्लैक होल क्या होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ब्लैक होल बनता कैसे है भाई? ये देखो, ये हमने पहले भी बताया हुआ है, कौन से में बताया था वो तो याद नहीं है, बट मैंने पहले सिखा हुआ। ये देख लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है, कोई एक स्पेस में स्टेलर नेब्यूला होता है, इसमें क्लाउड, गैसेस, पार्टिकल सब कुछ होता है, इसमें बहुत सारी ग्रेविटीज़ भी होती है। फिर ये दो चीज़ में बन सकता है, या तो क्लाउड, ये जो नेब्यूला है वो एवरेज स्टार बनेगा, या फिर ये मैसिव स्टार बनेगा, मतलब बड़ा या छोटा स्टार बनेगा। फिर मैसिव स्टार अगर बन रहा है तो आगे जाके रेड सुपर जाइंट बनेगा, क्योंकि मैसिव था ना तो इसका बनेगा वो सुपर जाइंट बनेगा। और जो एवरेज स्टार था वो नॉर्मल रेड जाइंट बनेगा, क्योंकि ये एवरेज था। फिर और आगे जा बढ़े हम तो रेड सुपर जाइंट बन जाएगा सुपर नोवा, और जो ऊपर वाला था वो बन जाएगा प्लानिटरी नेबुला। ओके, अभी सुपरनोवा में से ही दो चीज़ें बन सकती है, एक बन सकता है एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है और दूसरा बन सकता है ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार क्या है भाई? तो ब्लैक होल का छोटा भाई समझ लीजिए। ब्लैक होल मतलब 10 है तो ये 1 है, पर काम दोनों का एक ही करता है, ठीक है। ये भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है दोनों के। तो समझ गए ना ब्लैक होल बनता कैसे है कि भाई ये उसकी लाइफ साइकिल है, ये स्टार ही होता है। इन शॉर्ट, स्टार अपनी पूरी की पूरी ग्रेविटी से अपने को ही पूरा का पूरा खा जाए, मतलब समझ लीजिए स्टार है और स्टार की ग्रेविटी है, उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाए कि वो सब कुछ अपना लेता जाए और धीरे धीरे अपने आप को भी ये ख़त्म कर दे, तो वो सिर्फ ग्रेविटी ही बचेगी उस एरिया में, कोई प्लैनेट नहीं बचेगा, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। और उसकी ये साइकिल है, मैसिव से रेड सुपर जायंट, उससे सुपरनोवा और फिर उससे ब्लैक होल। डन, समझ गया पूरी तरीके से। अभी ब्लैक होल तो हम समझ गए हैं। न्यूज़ में क्या था कि अभी हमें दिख क्या रहा है कि ब्लैक होल है ना, उसके आजू बाजू यहाँ पे ही देख लीजिए ना, ब्लैक होल के आजू बाजू एक बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, और ये ट्रिपल सिस्टम है। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि एक ब्लैक होल है, एक ये बड़ा सा ब्लैक होल है, उसके आजू बाजू एक छोटा सा ब्लैक होल या फिर छोटा सा न्यूट्रॉन स्टार घूम रहा है और उसको ऑर्बिट कर रहा है, या फिर उसके आजू बाजू है, बस कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। और इन दोनों को घूमता हुआ एक तीसरा ब्लैक होल या फिर सुपरनोवा न्यूट्रॉन स्टार उसको दूर से देख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल सिस्टम, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। ये तीन हो गया ना, लव ट्रायंगल हो गया ना, तीन लोग जब मिल गए तो इसको हम ट्रिपल सिस्टम बोलेंगे इन ब्लैक होल। दैट्स इट, यही अभी हमें देखने को मिली है। ओके, अब ये बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम जिसको हम ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम बोल रहे हैं, उससे हमें देखने को क्या, समझने को क्या मिला भाई? अभी इससे हमें समझने को क्या मिला भाई? देखो होता क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये सुपरनोवा है, सुपरनोवा हमने देखा ना, सुपरनोवा से ब्लैक होल बन रहा है, क्या होगा? सुपरनोवा एक्सप्लोड हुआ होगा, ठीक है, सुपरनोवा फूटा होगा, उधर से ही दो चीज़ निकल रही होगी, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, दो में से एक निकल रही होगी। अगर वो फूटा होगा तब,
अगर कोई चीज़ फूट रही है तो जो उसके आजू बाजू की चीज़ है वो उससे दूर चली जाएगी ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बॉम्ब फोड़ता हूँ, यहाँ पे स्कूटर है तो स्कूटर दूर फूट जाएगा, दूर चला जाएगा। बट यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि नया ब्लैक होल बना, पर ये जो उसके आजू बाजू चीज़ थी ना वो दूर गई नहीं, वो तो सेम रही। तो उससे हमें क्या पता चला कि ये एक्सप्लोड हुआ ही नहीं था। एक्सप्लोड नहीं हुआ मतलब क्या है, ये फूटा नहीं है, ऐसे ही बन गया है। मतलब कि ऐसे ही बन गया तो क्या हुआ होगा, वो हुआ होगा इम्प्लोड। इम्प्लोड एक्सप्लोड का उल्टा होता है, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। इसमें क्या हुआ कि फूटा नहीं बट अंदर ही अंदर टूट गया, मतलब ये था ना अंदर ही अंदर टूटना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लोड। एक्सप्लोजन में क्या है, ये बाहर सब पार्टिकल उड़ेंगे ना। इम्प्लोजन में क्या है, सब अंदर ही टूट गया, बाहर से प्रेशर आया कैसे भी आया बट अंदर ही टूट गया, कुछ बाहर नहीं उड़ा। और कुछ बाहर नहीं उड़ेगा तो ये स्कूटर उधर का उधर रहेगा, जो आजू बाजू की प्लानिटरी सिस्टम है वो उधर की उधर रहेगी। तो इसी से हमें पता चल गया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ब्लैक होल बन रहा है उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा ही होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कोलैप्स भी हो सकता है, मतलब कि इम्प्लोड भी हो सकता है। डायरेक्ट कोलैप्स मतलब इम्प्लोड होना, इम्प्लोड भी हो सकता है, अंदर ही अंदर टूट सकता है। ओके, बस यही आपको सीखने का था कि ये डिस्कवरी हमें नहीं देखने को मिली है। कोई ब्लैक होल बनता है तो इम्प्लोड होके भी बन सकता है, ठीक है। और ये जो हमने अभी ट्रिपल सिस्टम देखा उसको हमने नाम दिया हुआ है सिग्नी सिस्टम V404। और ये सिस्टम लव ट्रायंगल जैसे है, 3 ब्लैक होल हमें आजू बाजू देखने को मिल रहे हैं। एक है वो नज़दीक है, वो 6.5 दिन में अपना एक ऑर्बिट ख़त्म कर लेता है, और दूसरा है वो बहुत दूर है, वो 70,000 ईयर लगाता है एक ऑर्बिट ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एक मेन ब्लैक होल है, उसके बाजू में एक छोटा है और एक दूर से देख रहा है छोटा, ठीक है। न्यूज़ क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये V44 सिग्नी सिस्टम क्या है, तो ब्लैक होल वाली सिस्टम है। और फिर दूसरा आ सकता है कि भाई ब्लैक होल को बनने के लिए एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन प्रीरिक्विजिट है, तो नहीं है, डायरेक्ट कोलैप्स भी हो सकता है। ओके, ये साइंस एंड टेक की न्यूज़ है तो ध्यान से करना, ओके। और हाँ यार, ये तो मैं आज लिखना ही भूल गया कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आ रहा है, चलो अभी लिख देते हैं। चलिए, ये लिख दिया है GS3 में 1 में कौन सा आ रहा है, ओके। फिर है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 में भी आ जाएगा यार, ओके। देख लीजिए GS3 में भी है, 4 में भी आ जाएगा, इवन आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। अभी देखो रिपोर्ट आई कि भाई 2060 तक हमारा जो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन है वो ट्रिपल हो जाएगा और 20% जितना कम होगा हम रिसाइकलिंग एबिलिटी में, जिस तरीके से हम रिसाइकल कर रहे हैं। और इंडिया की हम बात करें, जो कि हमें एक्चुअली याद रखना है, कहाँ पे गया, ओके चलो इंडिया की बात नहीं है तो हटा देते हैं। बट यही प्लास्टिक वेस्ट को रोकने के लिए ना हमने रूल्स लेके आ गए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है ना वही उसको टैकल करेगा, कि एनवायरनमेंट में अगर आप प्लास्टिक छोड़ रहे हो तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद ही उसको दूर करोगे। इसी के लिए हमने बोला है कि भाई हमारे पॉल्यूटर कौन कौन से हैं, तो प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चरर, ये सारे के सारे हमारे पॉल्यूटर हैं, PIBOs। और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर 100% प्लास्टिक को बैक लेना मार्केट से, ओके। ये APR रिजीम है, APR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ओके। चैलेंजेस क्या क्या है और हाँ इसमें ये कैसे करेंगे, देखो समझ लीजिए कि मैंने रिसाइकल करना है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बदले सर्टिफिकेट मुझे कौन देगा, तो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर देंगे, जो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करके कुछ ना कुछ बनाते हैं ना, वो प्रोसेसर्स होंगे, वही बोलेंगे कि भाई हाँ भाई इसको सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। क्यों देंगे, समझ लीजिए कि ये प्रोसेसर है, उसका नाम है रुद्र नाम है इसका, और ये रुद्र का काम क्या है कि कचरा इकट्ठा करना और उस कचरे से कुछ बना देना। तो समझ लीजिए कि रुद्र 10 kg कचरा लेके उसका यूज़ करते हुए कोई लकड़ी बना देता है या फिर कोई टेबल बना देता है, तो ये 10 kg यूज़ किया ना। और समझ लीजिए कि मैं एक पॉल्यूटर हूँ, मेरा नाम है युवराज, और मैंने पॉल्यूशन किया है 20 kg प्लास्टिक का, तो मैं रुद्र से बोल सकता हूँ कि भाई एक काम करना, तूने 10 kg का तो यूज़ किया है ना, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तो मुझे इसका सर्टिफिकेट दे दे कि 10 kg मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बस इसी तरीके से काम करेगा ये मैकेनिज्म, प्लास्टिक वेस्ट का मैकेनिज्म, और इसके बदले रुद्र मुझे सर्टिफिकेट दे देगा, ओके। अभी देखो दिक्कत क्या है इसमें, जो ये प्रोसेसर्स होता है ना, ये प्रोसेसर चीटिंग करते हैं कि पैसा तो ले लेते हैं बट एक्चुअली उतना वो जो प्रोसेस है वो किए नहीं होते हैं प्लास्टिक, तो ये फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट इशू होता है। और जो मैकेनिज्म है उसको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, जो पैकेजिंग है उसमें भी हमें पता नहीं चलता कि ये पैकेजिंग में प्लास्टिक आया कि नहीं आया। आप खुद बताइए, अभी ये जो फ़ोन बन रहा है, फ़ोन के अंदर प्लास्टिक है, क्या उसको कंपनी रिसाइकल कर रही है, नहीं कर रही है। तो यही दिक्कत है, कौन सा पैकेजिंग प्लास्टिक में आएगा वो कैंसर नहीं आएगा।
ओके चलो देख लेते हैं ईपीआर। ईपीआर इज अ पॉलिसी प्रिंसिपल जो प्रोड्यूसर को अकाउंटेबल करता है फॉर लाइफ साइकिल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उसको वापस खींचने में। एलिमेंट्स क्या क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्ट मिनिमाइजेशन, लाइफ साइकिल ऑफ अप्रोच, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ओके, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कौन से जजमेंट, रहने दीजिए नहीं पता होगा, मैंने बताया है बट आपको नहीं पता होगा। तो ये भाई सुप्रीम कोर्ट ने वेलोर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में पहली बार इंडिया में अडॉप्ट किया था। और पहली बार पूरे वर्ल्ड में ये कौन लेके आया था? तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको पता चल गया राइट कि दोनों का काम क्या था, कब ये आया था। अगर गलती से भी पूछा जाए तो आपके पास ये रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, पॉल्यूटर पे कहाँ पे आया था? तो वेलोर फोरम के दौरान आया था। टाइप्स ऑफ हाँ, वेस्ट स्ट्रीम कौन कौन सी होती है? तो पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी, हजार्डस। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको देखता है, और थर्ड पार्टी एजेंसीज भी होती है जो इसको देखती है। ओके, ये ना सारा का सारा मैंने बताया था, ये जो जजमेंट है ना, ये सारे के सारे, जैसे पॉल्यूटर पे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब मुझे बताया था, पर मैं भूल गया हूँ कि कौन से वीडियो में बताया था, इसलिए कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरी बार शेयर कर दूंगा कभी आएगा तो। चलिए अभी बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज़ की, और ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, आई नो, बट क्या हो सकता है। फिर है भाई वर्ल्ड सिटीज़ डे। शॉर्ट न्यूज़ में सबसे पहला कि वर्ल्ड सिटीज़ में हम क्या बोल रहे हैं कि 31 अक्टूबर को हमने ये सेलिब्रेट किया कि सारी सिटीज़ को मिलना है, एक साथ काम करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्ट में, कोऑपरेशन में, अर्बनाइजेशन को, चैलेंजेस को हमें टैकल करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, एसेट्रा एसेट्रा। अर्बनाइजेशन का हम ट्रेंड देख ले तो 70% की वर्ल्ड पॉपुलेशन बाई 2050 अर्बन एरियाज़ में रह रही होगी, और बाई 2036 इंडिया की 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रह रही होगी, जो 2011 के मुताबिक 31% है। मेरे ख्याल से तो अभी ही हो गया होगा ये, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है सेंसस को हमारे। ओके, वर्ल्ड सिटीज डेज का मतलब आपको पता है, कॉपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। फिर है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ग्रुप। देखो कोविड-19 के दौरान WHO ने ये ग्रुप बनाया था कि इमरजेंसी के दौरान एक दूसरे की हेल्प हम कर पाएँ। इसी को हमने रीएक्टिव कर दिया है ड्यूरिंग एमपॉक्स, क्योंकि एमपॉक्स आउटब्रेक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एमपॉक्स हमने 50 बार कवर किया है, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, ये कब बनाया था? जेनेसिस इसका क्या है? तो 2023 में कोविड-19 के दौरान कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए हेल्थ इमरजेंसी में ये काम आता है। रोल क्या है? तो हेल्थ इमरजेंसी को और वर्क फोर्स को ये सब देखना, ये आपको पता है। एमपॉक्स के बारे में और जानना हो तो 16 सितंबर की न्यूज़ देख लेना, अगेन हमने कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आयन बीम। तो आपने वही देखा हो ना, आयन डोम, इसराइल ने अपनी डिफेंस सिस्टम बना के रखी है। ये पूरा पूरा समझ लीजिए इसराइल है, तो हर जगह पे इसने मिसाइल सेट करके रखी है, डिफेंस सिस्टम, कि कोई भी इस एरिया के अंदर अगर आ जाता है, डोम मतलब एक्चुअली डोम नहीं है, उसने हर जगह पे ऊपर यहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखा है अपने में, कि कोई भी यहाँ पे अगर सामने से कोई मिसाइल अटैक करता है ना, तो यहाँ से मिसाइल निकलेगी और उसको हवा में ही तोड़ देगी। तो ऐसा आर्टिफिशियल, ऐसा इमेजिनरी डोम बन गया है कि हाँ भाई इतने एरिया में तो कोई मिसाइल इसके ऊपर नहीं आ सकती है। इसी आयरन डोम का एक और एडवांस वर्जन है आयरन बीम, कि इसमें क्या है कि यहाँ पे मिसाइल निकल रही थी ना, बट इसके बदले एक लेज़र लाइट निकलेगी, कि यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है तो नीचे से एक लेज़र लाइट निकली और ये मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। तो इसी को हम बोलते हैं आयरन बीम, दैट्स इट। ठीक है, ये उससे ज़्यादा चीपर है, पहले के मुकाबले जो मिसाइल छोड़ रहे हैं उससे ज़्यादा चीपर है, और एफिशिएंट भी है, और ज़्यादा एक्यूरेट भी है। ओके, कौन बना रहा है? तो इसराइल बना रहा है, बोल रहा है कि विद इन ईयर हम ऑपरेशनल कर देंगे। फिर पीस विथ नेचर कॉलिजन, ये अगेन CBD की जो मीटिंग चल रही है 2016 की, वहाँ पे बात हो रही है। ये इनिशिएटिव में 4 कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ है, जैसे कि मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा, चिले। एशिया पैसिफिक की कोई भी कंट्री इसके अंदर पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है? तो ये सारे के सारे एग्री हुए हैं, चेंजिंग ह्यूमैनिटी रिलेशनशिप विथ नेचर, क्योंकि नाम ही बता रहा है ना, पीस विथ नेचर, तो नेचर को सपोर्ट करने के लिए रेडी हुए हैं। CBD लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, और इसमें 196 कंट्रीज़ हिस्सा हैं, इंडिया भी इसका हिस्सा है डेफिनेटली, तभी तो हमने ऊपर वो प्लान पूरा का पूरा बनाया है। फिर है भाई आदित्य L1, आपको ये पता है, ठीक है ना, हमने ये L1 लॉन्च किया हुआ है। L1 नाम क्यों है भाई, मुझे ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये भी बता दीजिए L1 का मतलब क्या है। अगर L1 का कुछ नाम है तो उसका मतलब भी क्या है। ओके, आप मुझे यही बता रहोगे कि L1 का मतलब क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ओके चलिए, न्यूज़ में क्या था? तो पहली बार हमने भाई देखा है कि आदित्य L1 के थ्रू की कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है कि ये सन है, सन से बहुत सारी फ्लेयर्स निकलती है, आग बाग की लपटें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। ये सन की जो सरफेस होती है ना, एकदम वो बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं कोरोना, और इस कोरोना से जो इजेक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे कोरोनल मास इजेक्शन, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आग निकल रही है, ज़्यादा
रेज निकल रही है, तो इट इज़ कोरोनल मास इजेक्शन। ओके, आदित्य L1 मिशन, तो इंडिया ने भेजा है ये L1, और यहाँ पे लिखा हुआ है यार लैग्रेंज पॉइंट, और मतलब भी लिखा हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये L1 क्यों ले है भाई, अभी लिखा ही हुआ है तो बता ही देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऊपर भी डाला है, ये देख लीजिए, ये L1 का सारा बताया हुआ है, ठीक है, कौन सा 1 2 3 4, और ये सारी की सारी ऑर्बिट भी का भी फ़ोटो डाल दिया है कि कौन सी ऑर्बिट कौन सी होती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया है। कौन से डे में समझा था, तो 23 अक्टूबर में हमने ये समझा हुआ है, अगर आपको देखना हो तो देख लेना, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है सारी की सारी। चलिए आगे देखते हैं। फिर है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क इन एशिया पैसिफिक। इंडिया के अंदर इसका रिप्रेजेंट जाते हैं ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनके अंदर जाते हैं। इनका मेन फोकस क्या होता है कि ग्लोबली हमें कवर करना है एशिया पैसिफिक रीजन में क्राइम्स को। कौन से क्राइम्स होंगे कि कोई पैसा लेके भाग गया है तो उसकी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको फ्रीज सीजर कर देना, कॉन्फिस्केट कर देना, एसेट्रा, ये सब काम करते हैं ग्लोबली। ये अभी मेंबर हैं, ये एरिन एपी है ना, इसके ऊपर ग्लोबल है, ग्लोबल कॉलिजन फॉर, तो ये ग्लोबली काम करती है, उसकी एशिया पैसिफिक में बॉडी है, यही एशिया रिकवरी एजेंसी, ठीक है। डन, मेन फोकस वही है कि इकोनॉमिक क्राइम्स जो भी हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना, उसके प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट कर लेना, कोई पैसे पड़े उसको फ्रीज कर देना, एसेट्रा। क्या ये न्यूज़ याद रखने की ज़रूरत है? नहीं यार, मुझे नहीं लगता ये याद रखने की ज़रूरत है। फिर एक्सरसाइज इन न्यूज़ देख लेते हैं। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ अब रिसेंटली इंडियन आर्मी ने हेल्ड की है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, और सिम्बैक्स हमारी है सिंगापुर के साथ, ठीक है। ओके चलिए, ये कहाँ पे हेल्ड की है? अभी हमने आंध्र प्रदेश में, और ऊपर वाली जकार्ता में गरुड़ शक्ति। ओके। फिर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसको रिसेंटली ना अवार्ड मिला है, ये रिकॉग्नाइज हुई है एज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का अवार्ड मिला है रिसेंटली दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क को, क्योंकि इसने बहुत अच्छी तरीके से बिल्डिंग सब अपनी बनाई हुई है। ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है। ये इंडिया का पहला जू हो गया है, ये दुर्गेश जू, जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इंडिया जू फर्स्ट टू रिसीव दिस सर्टिफिकेशन और अवार्ड। ओके, जेनेसिस क्या है इसके? IGBC के, तो ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है, CII ने बनाया हुआ है। ये उसको रिकॉग्नाइज करता है जिसने सस्टेनेबल सस्टेनेबली बिल्डिंग बनाई हुई है। ओके, ये इंडिया ने भाई फैसिलिटेट किया है एज अ ग्लोबल लीडर, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में हम कैसे काम कर रहे हैं। ओके, रोल क्या है? ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, ये वो, ठीक है। अगेन ये कुछ खास ज़्यादा काम का है नहीं, बट याद रख लीजिए दुर्गेश जू को हमने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया है एज अ ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। फिर हमारी आखिरी न्यूज़ है डिजिटल इंडिया सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल सर्विस की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जगह जगह पे ऐसा कोई चीज़ बनाएंगे जहाँ पे फाइनेंशियली, ई गवर्नेंस में, कमर्शियल सर्विस में, हर जगह पे हम डिजिटली लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी करें। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वेराइटी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग आधार रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग, टेलीलॉ। ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आपको प्रोवाइड करेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, वाईफाई समझ लीजिए सर। और इम्प्लीमेंटेशन इसका कौन कर रहा है? तो कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। काम आपको क्या आएगा? डायरेक्टली कुछ भी काम का नहीं है, बस ये याद रखिए कि मैटी ने डिजिटली सबको एम्पावर्ड करने के लिए डिजिटल इंडिया सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट लेके आए हैं। दैट्स इट। ओके, तो यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, बहुत कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला रहे कि हाँ भाई बनाना चाहिए। और वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, बट अब रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि PDF हमारी नहीं आ रही थी त्यौहार की वजह से, शायद अब से रेगुलर हो जाएगा। तो सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।